सो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द क्रिकेट ब्रेकडाउन पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के सुपर 8 के मैच की। ये मैच हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम ये मैच जीत गए तो सीधा सेमीफाइनल में जाएंगे, और अगर हार गए तो ऊंच नीच हो जाएगी, हम सीधा बाहर हो जाएंगे। उतना ही इंपॉर्टेंट ये मैच वेस्ट इंडीज़ के लिए भी है। अगर वो जीत गए तो सेमीज में जाएंगे, और अगर हार गए तो वो अपने घर चले जाएंगे पैक करके अपने बैग। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सबसे पहले हम इंडिया की प्लेइंग 11 लेकर आते हैं। इंडिया की प्लेइंग 11 में मुझे कोई चेंज नहीं दिख रहा। इवन मैं कोई टैक्टिकल चेंज भी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं विनिंग कॉम्बिनेशन को पहले बात तो छोड़ूंगा नहीं, छेड़ूंगा नहीं। और दूसरी बात यार, हमारे बेस्ट टीम है। अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, संजू सैमसन, हमारे टॉप 3 ये हैं। हालांकि संजू ने ओपन किया था पिछले मैच में। इस मैच में हो सकता है कि वो ओपन ही करें, या फिर रिंकू सिंह पर अभी मुझे कोई अपडेट नहीं पता। उनके फादर की डेथ हो गई थी, हमने पिछली वीडियो में जिक्र किया था। सो हो सकता है कि वो मैच ना खेले, क्योंकि देवजीत साके साहब ने कहा था कि वो कलकत्ता टीम के साथ ट्रैवल नहीं करेंगे। मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था कहीं पर। सो हमारी प्लेइंग 11 ऐसी होगी: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव कैप्टन, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती। ये होगी हमारी प्लेइंग 11। मैं कोई चेंज नहीं करना चाहूँगा, फिर से कह रहा हूँ आपको। तो अब हम इंडिया की स्ट्रेंथ की बात करते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारा टॉप ऑर्डर बहुत एक्सप्लोसिव है। अभी तक ऐसा हुआ है कि अभिषेक शर्मा सिर्फ एक मैच में चले हैं, तिलक वर्मा भी सिर्फ एक मैच में चले हैं। हालांकि ईशान किशन ने 2-3 मैचेस में अच्छा खेला है। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने जिता दिया था, नामीबिया के खिलाफ भी आया था कि वो अच्छा ही खेले थे। मतलब 3-4 मैच, 2-3 मैच वो अच्छे ही खेले हैं। एक मैच में ही फेल हुए हैं, पिछले मैच में आई गेस। तो ओवरऑल वो ठीक कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी दिन हमारे टॉप 3 के टॉप 3 चल गए, हालांकि फ़िलहाल हमारे संजू, अभिषेक और ईशान हैं। अगर हम वैसे नॉर्मली बात करें तो हमारे पास होता है ईशान किशन, अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा। हालांकि संजू भी बहुत एक्सप्लोसिव है। पिछले जो 2 मैच खेले हैं उसका स्ट्राइक रेट पूरे 200 का बन रहा है। जितनी भी उसने अभी तक बॉलें खेली, कितनी, 14 और 8, 22 बॉलें खेली उसने अभी तक। और 22 बॉलों में उसने आई गेस 44 रन बना दिए हैं। पूरे 200 का स्ट्राइक है उसका। तो हमारा टॉप ऑर्डर बहुत एक्सप्लोसिव है। अगर किसी दिन हमारे टॉप ऑर्डर के तीनों प्लेयर चल गए ना, तो मैं कह रहा हूँ मतलब 6 ओवर में 110-120 स्कोर आराम से बनेगा। हालांकि आप इसको मेरा ओवर कॉन्फिडेंस भी बोल सकते हो, लेकिन मुझे मेरी टीम पर पूरा भरोसा है। क्योंकि आपने ये देखा हुआ है कि जिस दिन अभिषेक और ईशान दोनों चलेंगे वो मैच को एक तरफा कर देंगे। सो हमारी दूसरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है डीप बैटिंग लाइनअप। हमारा बैटिंग लाइनअप बहुत डीप है। नंबर 8 पर हमारे अक्षर पटेल आते हैं। आप सोचो, अक्षर पटेल नंबर 8 पर, वो बंदा है जिसको हम नंबर 4 पर भी प्रमोट कर सकते हैं, बेच सकते हैं, और वो मैच को वहाँ से भी बचा सकता है कोलैप्स होने से। अगर हम बात देखें हमारे स्पिनर्स की, स्पिनर्स हमारे बहुत ही कामयाब हैं। हालांकि वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल ही हमारे स्पिनर हैं। यार बापू की बॉलिंग बैटिंग सब कुछ कमाल है। एक महान इंसान ने कहा है, बापू थारी बैटिंग कमाल छे, बॉलिंग भी कमाल छे, फील्डिंग भी कमाल छे। तो हमारी डेथ बॉलिंग भी बहुत बढ़िया है। हालांकि जसप्रीत बुमराह को तो कोई मैच नहीं कर सकता, लेकिन अर्शदीप सिंह ने भी बहुत इंप्रेस किया है यार। अर्शदीप सिंह हमारा लीडिंग विकेट टेकर है इस फॉर्मेट में, और मतलब उसको देख के पता चलता है कि वो क्यों है, उसको इतनी विकेटें क्यों मिली हैं। अच्छा गेंदबाज है, बढ़िया गेंदबाजी करता है, और हमें ज़रूरत भी होगी बुमराह और अर्शदीप की, ताकि वो वेस्ट इंडीज़ के ऊपर से ही बंदों को ख़त्म कर दें, टॉप ऑर्डर ख़त्म कर दें उनका। अब अगर हम अपनी वीकनेस पे आ जाएं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सारी टीम की हमारी स्ट्रेंथ ही हो, वीकनेस भी है तो, चाहे हमारी टीम है, लेकिन बात तो करनी पड़ेगी ना। तो हमारा मिडिल ऑर्डर भी इनकंसिस्टेंट है हमारा मिडिल ऑर्डर। आप देखो, यूएसए के मैच में हमें सूर्य ने बचा लिया था। उसके बाद वाले मैचेस में हमें एक मैच में हार्दिक ने अच्छा किया था, नामीबिया वाले मैच में गैस। और हमारे ईशान किशन ने बढ़िया किया था। नीदरलैंड के मैच में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो अभी तक हमारे मिडिल ऑर्डर ने कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं किया है, सिर्फ शिवम दुबे को छोड़कर। शिवम दुबे ने हर मैच में रन बनाए हैं जिनमें उनकी बल्लेबाजी आई है। तो हमें, ये हमारी वीकनेस है, इस पर काम करना होगा। और हम बहुत ज़्यादा ना डिपेंड हैं ईशान किशन पर, क्योंकि अभिषेक शर्मा का फॉर्म नहीं था। अभी पिछले मैच में आया, लेकिन उससे पहले नहीं था। हम अभिषेक शर्मा पर, सॉरी, ईशान किशन पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे इससे पहले। हो सकता है कि अब दोनों ओपनर अच्छे फॉर्म में हैं। ईशान किशन पहले से हैं, एक आधा मैच किसी का भी खराब हो सकता है, लेकिन अब अभिषेक शर्मा भी फॉर्म में आ चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि वो इस मैच में भी चलेंगे, और ईशान किशन भी चलेंगे, संजू सैमसन भी चलेंगे। संजू सैमसन की ऐसा लग रहा है कि ना, मतलब एक बड़ी सी पारी कोई, जैसे अभी वो क्विक फायर खेल रहे हैं, कोई 20 रन कर दिए, 25 कर दिए, 22 कर दिए, ऐसे ना, ऐसे नहीं। मुझे लगता है उनकी 50-60 रन की पारी एक पेंडिंग पड़ी हुई है, वो आ जाएगी। मैं चाहता हूँ इसी मैच में आ जाए, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर हम बात करें हमारी फील्डिंग, यार फील्डिंग हमारी ओवरऑल अच्छी रहती है, लेकिन फील्डिंग हमारी पिछले यार 1.5 साल से ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब है।
आपको याद होगा जो इंग्लैंड वाली सीरीज़ थी, वो सीरीज हम ऑलमोस्ट फील्डिंग की वजह से ही हार गए थे। बाकी आप सारी चीज़ें साइड रख दो, हमारे बल्लेबाजों ने परफॉर्म नहीं किया, हमारे बॉलर्स ने नहीं किया, उनके बैट्समैन अच्छा खेल गए, लेकिन हमारी जो फील्डिंग थी ना, अगर हम फील्डिंग की सिर्फ कैच कैच ही पकड़ लेते तो हम वो सीरीज़ जीत जाते। लेकिन हमें अपनी फील्डिंग पर काम करना होगा। और हाँ, नॉकआउट्स में हम प्रेशर में ज़रूर आते हैं, हालांकि ये नॉकआउट नहीं है, हालांकि ये वर्चुअल नॉकआउट है हमारे लिए, क्योंकि अगर हम ये हार गए तो हम सीधा बाहर ही हो जाएंगे, तो इसके लिए मैं इसको नॉकआउट ही काउंट कर रहा हूँ। हमें प्रेशर लेके नहीं खेलना, प्रेशर तो होएगा ही लेकिन ध्यान से खेलना है। अगर हम प्रेशर में क्रम्बल कर गए तो फिर यार, इंडिया की टीम है हमारी, पिछले 3 ऐसे इवेंट में सिर्फ 2 ही मैच हारी है अभी तक। पिछला मैच ये भी हारे थे, उससे पिछला सॉरी। तो ये वाली हमारी बात होगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इंडिया ये मैच जीतेगा ही जीतेगा और बढ़िया खेलेंगे। और हाँ, मैं कोशिश करूँगा कि मैं डिस्क्रिप्शन में चैप्टर्स डाल दूँ, आप एक बार चेक कर लेना, क्योंकि यूट्यूब पता नहीं क्यों वीडियो में चैप्टर शो नहीं कर रहा। सो आप प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन चेक ज़रूर कर लेना, उसमें मेरी मैं टाइम स्टैम्प्स डाल दूंगा, पूरी कोशिश करूंगा आप एक बार चेक कर लेना। तो आप फिर वो पार्ट देख सकते हो जो आपको देखना है और जो आपको नहीं देखना। हालांकि मैं रिकमेंड करूंगा आप मेरा प्रिडिक्शन वाला पार्ट ज़रूर देखें। तो अब आ जाते हैं वेस्ट इंडीज़ के प्लेइंग 11 पर। तो वेस्ट इंडीज़ का भी सेम वही, मुझे लगता है कि वो कोई चेंज नहीं करना चाहेंगे। वेस्ट इंडीज़ की प्लेइंग 11 सेम होगी, प्रोबल प्लेइंग 11 जो मुझे लगता है वही होगी जो लास्ट मैच में खेली थी। ब्रेंडन किंग, शे होप, सिमरन हेटमेयर, शर्फिन रदरफोर्ड, रोमन पवल, रोमारियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, मैथ्यू फोर्ड, अकील हुसैन, गुरकीरत मोती और शमार जोसफ। हालांकि हो सकता है कि ये कोई चेंज कर दें, लेकिन मुझे उम्मीद कम लगती है, क्योंकि ये भी नहीं छेड़ना चाहेंगे यार। इनका भी, इनको भी पता है कि अगर ये अब छेड़ेंगे ना तो पंगा पड़ जाएगा। लेकिन अगर हम वेस्ट इंडीज़ की बात करें ना, तो यार वेस्ट इंडीज़ की टीम भी बहुत खतरनाक है। उन्होंने जिम्बाब्वे को किस तरीके से हराया हम सब ने देखा, और साउथ अफ्रीका ने उनको कैसे हराया वो भी हम सब ने देखा है। 9 विकेटों से हरा दिया यार, एक तरफा कर दिया। लेकिन हो सकता है कि वेस्ट इंडीज़ की टीम से यार खतरा तो रहेगा ही। हो सकता है कि ये रोस्टन चेज को भी रखें, रोस्टन चेज को इंक्लूड कर लें, लेकिन मुझे लगता है कि ये रोस्टन चेज को रहने ही देंगे। हालांकि पिछले मैच में रोस्टन चेज खेले ज़रूर थे, मुझे याद नहीं है किसकी जगह पर खेले थे, हाँ लेकिन खेले थे। आई गेस किसकी जगह पर खेले थे यार, रोस्टन चेज। रोमारियो शेफर्ड तो 9 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए थे यार। अकील हुसैन की जगह पर खेले थे रोस्टन चेज। तो लेकिन मुझे लगता है कि अकील हुसैन आज खेलेंगे, उसकी बात हम आगे चल के करेंगे स्टैट्स में। तो वेस्ट इंडीज की प्लेइंग 11 आपको बता दिया। अब वेस्ट इंडीज़ के जाते हैं हम स्ट्रेंथ और वीकनेस पर। वेस्ट इंडीज की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनकी रॉ पावर यार, पावरफुल हिटिंग। मतलब पिछले मैच में कितने 70-80 पे 6 आउट हो गए थे यार, फिर भी वहाँ से वो 160 कर गए थे यार। और तो और रोमारियो शेफर्ड उनका नंबर 9 पे आया था। तो उनकी बैटिंग डेप्थ कमाल की है, ऑलराउंडर्स भरे पड़े हैं इस टीम में, एक्सपीरियंस भी बहुत है, क्योंकि जगह जगह पर जाके, जैसे हमने कहते हैं घाट घाट का पानी भी है, इन्होंने घाट घाट की जगह लीग्स खेली हुई हैं। तो यार बहुत ही एक्सपीरियंस है इनके पास। T20 फॉर्मेट स्पेशलिस्ट हैं सारे प्लेयर्स, सो इनसे खतरा तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। अगर इनकी वीकनेस की बात करें तो टॉप ऑर्डर इनका उतना कंसिस्टेंट नहीं है। सिमरन हेटमेयर बढ़िया खेले, लेकिन उनके जो ओपनर हैं ब्रेंडन किंग नहीं चले। हालांकि पिछले मैच में मैंने कहा था कि वो चल जाएंगे, थोड़ा सा उन्होंने झलकी सी दिखा दी थी, 23 रन कर दिए थे शायद 11-12 बॉल में ही, लेकिन फिर वो आउट हो गए। और अगर हम बात करें शे होप की, तो जैसे मैंने कहा था कि यार वो उनको नंबर 3 पर आए तो ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन वो ओपन कर रहे हैं तो बढ़िया बात है। वो भी थोड़ा इतने कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक रन बना ही रहे हैं वो। अगर हम बात करें तो यार ये रिलायंस करते हैं, मतलब रिलायड हैं सिक्सेस पर बहुत पावर से, और बहुत मतलब दिल से छक्के मारते हैं, जैसे कहते हैं ना, बहुत ही इनको अच्छा लगता है छक्के मारना। तो ये खतरनाक प्लेयर होंगे, खतरनाक ये मैच होने वाला है। हो सकता है मैं अगर सीधी बात कहूँ एक वर्ड में, तो अगर तो वेस्ट इंडीज के प्लेयर चले गए, उनका दिन हुआ, तो वो फिर वो सामने देखेंगे नहीं, बुमराह आया है, फिर हार्दिक पांड्या आया है, या फिर वरुण चक्रवर्ती है, वो सबको लपेटे में ले लेंगे। और अगर कहीं उनका दिन नहीं हो तो फिर वो लप्पे गमाएंगे, लप्पे घुमाएंगे और हम उनको पकड़ लेंगे। और मुझे लगता है कि हमारी बॉलिंग में ये काबिलियत है कि अगर उन्हें एक ओवर में 3 छक्के खा भी लेना, बुमराह को मार भी दिए, तो चौथी बॉल पे वो आउट कर देगा उनको। हालांकि 3 बुमराह छक्के लगातार खाएगा नहीं। और वरुण चक्रवर्ती यार स्पिन में है। अगर हम अब बात करें दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड की, दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड, यार हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात क्या करनी है। 19 मैच इंडियन जीत रखे हैं, 10 मैच आई गेस वेस्ट इंडीज़ ने जीत रखे हैं, एक मैच नो रिजल्ट रहा है। सो ये हेड टू हेड रिकॉर्ड है। अगर वर्ल्ड कप के हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो इंडिया ने सिर्फ एक मैच जीता है, वो आई गेस 2012 में जीता था, उसके बाद हमने कोई मैच नहीं जीता है। 3 मैच वेस्ट इंडीज ने जीते हैं। हाईएस्ट स्कोर 192 हमारा है, 196 उनका रहा है, 130 हमारा लोएस्ट रहा है, 129 उनका लोएस्ट रहा है। तो अब अगर हम बात करें मोस्ट रन्स इन T20 आईज इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज एडिशन की बात करें,
तो हमारे द ग्रेट कैप्टन, बैक टू बैक ट्रॉफी विनिंग कैप्टन द ग्रेट रोहित शर्मा जी 693 पर हैं। निकोलस पूरन 592 पर हैं। और द किंग कोहली, विराट कोहली, मतलब क्या ही कहूँ इनके बारे में, तो किसी ये इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। 570 रन। हाँ, और अच्छी बात यह है वेस्ट इंडीज़ के लिए कि रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही नहीं हैं, और हमारे लिए यही बुरी बात है। लेकिन हमारे लिए एक थोड़ी सी अच्छी बात यह है कि निकोलस पूरन भी नहीं है उनकी तरफ से, उन्होंने भी 592 रन बना रखे हैं भाई। और सूर्य कुमार यादव नंबर 4 पर आते हैं 408 रनों के साथ। सो ये हैं कुछ स्टैट्स। अगर हम विकेट्स की बात करें तो 17 विकेट कुलदीप यादव ने ले रखी हैं T20 इंटरनेशनल में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। ओवरऑल देखें तो अर्शदीप सिंह ने 14 विकेटें ले रखी हैं, हालांकि उन्होंने सिर्फ मैचेस भी 10 ही खेले हैं मुझे लगता है, मैंने पढ़ा था ये। और भुवनेश्वर कुमार जो खेलेंगे नहीं, 13 विकेटें उन्होंने ली है। उबैद मुगोय वेस्ट इंडीज़ की तरफ से 12 विकेटें उन्होंने ली हैं। सो वेस्ट इंडीज़ के लिए अच्छी खबर यह है कि हो सकता है कुलदीप यादव और भुवनेश्वर कुमार तो है ही नहीं, कुलदीप यादव तो खेलेंगे ही नहीं। सो सिर्फ अर्शदीप सिंह ही हैं। और अगर हम इकनॉमी की बात करें, बेस्ट इकनॉमी की बात करें, तो अकील हुसैन, जिसको इन्होंने पिछले मैच में ड्रॉप किया था, इसीलिए मैं कह रहा था स्टैट्स में बात करेंगे उसके बारे में। उसकी बेस्ट इकनॉमी है 11 मैचेस में, 264 बॉलों में उसने सिर्फ 288 रन दे रखे हैं भाई। और एवरेज उसकी बनती है, सॉरी इकनॉमी बनती है 6.54, 6.5 की इकॉनमी यार। स्ट्राइक रेट 29.3 का है, 9 विकेटें भी दे रखी हैं, और बेस्ट विकेट 2 for 24, एवरेज 32 की बनती है। भुवनेश्वर कुमार आते हैं नंबर 2 पर बेस्ट इकनॉमी के साथ 7.25, 7.25 की इकनॉमी, बढ़िया है। स्ट्राइक रेट 35.15 का है। 18 मैच खेले हैं, 63 ओवर डाले हैं, और 378 बॉल में 457 रन दिए हैं। 13 विकेटें निकाली हैं, विकेटें ज़्यादा निकाली हैं यार भुवनेश्वर कुमार ने। जेसन होल्डर जो खेलेंगे पक्का खेलेंगे, इन्होंने भी 14 मैच खेले हैं, करीब करीब 55 ओवर डाल दिए हैं, 507 रन दिए हैं 328 बॉल में। इकोनॉमी हाई है, ऑलमोस्ट 9.5 की बनती है, 9.27। स्ट्राइक रेट 46.09। बेस्ट बॉलिंग देखें तो 2 विकेटें ली थी 19 रन दे के, और टोटल 11 विकेटें हैं इनकी। अगर हम मोस्ट विकेट्स की बात करें तो सेम वही नाम बार बार आएंगे, मोस्ट विकेट भुवनेश्वर कुमार के हैं, 13 विकेटें हैं 18 मैचेस में। अकील हुसैन की हैं 9 विकेटें, और जेसन होल्डर की हैं 11 विकेटें। मिनिमम 250 बॉल्स का ये आंकड़ा था। सो अब अगर हम बात करें हमारे इस अब अगर हम बात करें इस स्टेडियम के स्टैट्स की, तो इस स्टेडियम पर सबसे पहले वेदर रिपोर्ट लेकर आते हैं, क्योंकि कई लोगों के दिल में ये सवाल होगा कि क्या बारिश होगी इस मैच में। तो उसका जवाब है भाइयों, नहीं होगी बारिश, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, बारिश तो दूर दूर तक आएगी नहीं। सो मैच आराम से होगा, कोलकाता में होगा। बारिश के 0% चांस है। स्लाइड आपके सामने आ गई होगी, आप आराम से देख लीजिए। तो अगर हम अब स्टेडियम के स्टैट्स की तरफ बढ़ें, तो पिछले अगर हम इस स्टेडियम के कितने मैचेस देखें आप बताओ। हालांकि मैं ढूंढ रहा हूँ ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप बताओ, नहीं तो मैं खुद ही बता देता। पिछले 10 मैचेस में देखें तो 70-30 का चल रहा है। 70% मैच वो जीती है जिसने पहले बैटिंग करी है, और 30% वो जीती है जिसने पहले बॉलिंग करी है। मतलब जिसने पहले बॉलिंग करी है वो मैच ज़्यादा हारी है। 175 है फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर, 149 सेकंड इनिंग का है, 207 रन है। स्कॉटलैंड ने बनाए थे इटली के खिलाफ मुझे लगता है, फिर इटली ने स्कॉटलैंड के जितने बनाए हों हमें क्या, 207 है। लोवेस्ट 111 है। इंडिया और न्यूजीलैंड के मैच में न्यूजीलैंड ने ही बनाया होगा ये। 162 इंडिया और वेस्ट इंडीज़ में है, 162 हमने ही चेज़ किया होगा, और 165 वेस्ट इंडीज़ और इटली में है, वो लोवेस्ट डिफेंड वेस्ट इंडीज़ ने ही किया होगा इटली के खिलाफ, मुझे ऐसा लगता है। सो अगर हम पिछले 17 मैच ओवरऑल देख लें, 17 मैच हुए हैं इस पर, तो बैटिंग जो पहले करती है 53% मैच जीतती है, जो बैटिंग बाद में करती है वो 47% मैच, मतलब जो बॉलिंग पहले करती है वो 47% मैच जीतती है। एवरेज स्कोर वही 162 फर्स्ट इनिंग का, सेकंड इनिंग का 139। हाईएस्ट स्कोर सेम ही है 207 स्कॉटलैंड वेस्ट सॉरी इटली के मैच में था। लोएस्ट स्कोर यहाँ पर चेंज है पिछले 17 मैचेस का, जो ओवरऑल है 70 पर ऑल आउट हो गया था यहाँ पर जिम्बाब्वे हुआ होगा ऑब्वियसली न्यूजीलैंड के खिलाफ, 162 चेज किया था इंडिया ने किया होगा वेस्ट इंडीज के खिलाफ, और लोएस्ट डिफेंड न्यूजीलैंड ने किया होगा बांग्लादेश के खिलाफ। ये वही मैच है आई गेस जो 70 पे 10 हुआ है बांग्लादेश। सो ये है कुछ इस स्टेडियम के स्टैट्स। और भी स्टैट्स की बात करें अगर हम, तो इस पिच पर पेस को 90 विकेट्स मिली हैं, 65% विकेटें पेस को मिलती हैं, जबकि 35% विकेटें मिलती हैं स्पिनर्स को। 49 विकेटें हैं ओवरऑल स्पिनर्स की। तो ये मैच पेसर्स के साथ हो सकता है। और वेस्ट इंडीज़ के पास बात करें तो उनका शमार जोसफ है,
पेस बॉलिंग कर लेता है, रोमारियो शेफर्ड भी करता है, जेसन होल्डर भी करता है, और कौन है अगर आपको याद है तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताएं। और इंडिया की तरफ से तो आपको पता ही है, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, ये 4 बॉलिंग संभालेंगे। लेकिन हाँ, एक और सबसे बड़ी बात मैं कहने वाला था भाइयों, शिवम दुबे को बॉल मत दे देना इन राक्षसों के सामने। सॉरी भाइयों मैं ऐसा कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी भाई मत देना बॉल उसको। हालांकि चाहे शिवम दुबे यार 4 विकेटें ले जाए 1 रन दे के 1 ओवर में, या 4 ओवर में 10 रन दे के 4 विकेटें ले जाए, लेकिन फिर भी भाई मैं रिस्क नहीं लेना चाहता बिल्कुल भी। पिछले मैच में जो बेचारे शिवम दुबे की खाल उधेड़ी थी ना उसने, ब्रेनेट वगैरह ने, तो भाई 1 ओवर में 26 रन पड़ गए थे और ओवर खत्म नहीं होके दे रहा था, 10-10 11-11 बॉलों का ओवर डाल दिया उसने। तो मैं रिस्क नहीं लूंगा यार। अगर मैच हम पूरी तरह से जीत भी चुके हैं ना, फिर भी रिस्क नहीं लूंगा। ऐसे और कुछ नहीं होगा यार, शिवम दुबे का कॉन्फिडेंस डाउन हो सकता है ऐसे। उसकी बल्लेबाजी है कि वो 12 में 46 बनाने वाला बंदा है, उसने 12 में 46 खा लिए थे उस दिन। सो नहीं, अगर हम हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें, पिछले 10 मैचेस में 6 इंडिया ने जीते हैं, 4 जीते हैं वेस्ट इंडीज़ ने। अगर हम पिछले 5 मैचेस की बात करें वेस्ट इंडीज़ के, तो उसने 4 जीते हैं, 1 हारा है। एक जो हारा था वो पिछला मैच ही हारा था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उससे पहले जिम्बाब्वे और नेपाल इंग्लैंड को हरा दिया था। अगर हम इंडिया की बात करें तो पिछले 5 में से हम भी 4 जीते हैं, बस 1 हारे हैं। जो 1 हारे हैं वो बहुत ही पूरे तरीके से हारे हैं, साउथ अफ्रीका से ही हारे हैं, 76 रनों से हारे हैं। उसके बाद हम जिम्बाब्वे को रौंद दिया था 72 रनों के साथ। हालांकि ये 72 हो सकता है 92 हो जाता है, फिर 100 भी हो जाता है अगर हम शिवम दुबे के ओवर ना करवाते। उससे पहले नीदरलैंड, पाकिस्तान और नामीबिया, ये मैच गिनने की ज़रूरत भी नहीं है, खास करके पाकिस्तान वाला मैच आथू इनके ऊपर तो आई एम सॉरी गाइस, अगर आपको बुरा लगा हो तो कमेंट करके बता देना, मैं ये सब बंद कर दूंगा पाकिस्तान की बेइज्जती करना। तो हालांकि यार बंद तो नहीं करूंगा ना, उनकी बेइज्जती किए बिना रोटी हजम नहीं होती। और इंडिया और वेस्ट इंडीज का हम पॉइंट टेबल देखें तो इंडिया नंबर 2 पर है, सॉरी वेस्ट इंडीज नंबर 2 पर है, 3 पर है इंडिया। एक मैच जीता है दोनों ने, एक मैच हारा है दोनों ने 2-2 मैच खेले हैं, 2-2 पॉइंट दोनों के हैं, +1.791 का नेट रन रेट है विंडीज का, और -0.1 नॉट नॉट 0-0 का है रन रेट हमारा। सो ये थे कुछ स्टैट्स। और इस स्टेडियम पे जो पिछले कुछ मैचेस हुए हैं, वो सॉरी इंडिया के जो पिछले कुछ मैचेस हुए हैं वेस्ट इंडीज के साथ, उसमें 3 का रिजल्ट है, वेस्ट इंडीज 6 विकेटों से जीत गया था। ये मैच 13 अगस्त को हुआ था। उससे पहले इंडिया 9 विकेटों से जीत गया था, ये मैच 12 अगस्त को हुआ था, 2023 के स्टैट्स हैं ये। और उससे पहले भी 8 अगस्त को एक जो मैच हुआ था 2023 की बात है ये, इसमें भी इंडिया 7 विकेटों से जीत गया था। सो ये है कुछ स्टैट्स। अगर हम वेस्ट इंडीज़ और इंडिया के और स्टैट्स देखें, और स्टैट्स हम क्या देख के करेंगे यार, उसमें विराट कोहली का नाम आ रहा है। इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अगर हम सीरीज की बात करें ना, मोस्ट रन इन अ सिंगल सीरीज में, उसमें निकोलस पूरन के 3 इनिंग हैं और 3 मैच हैं, 184 रन है, 62 हाईएस्ट है, 61.33 की एवरेज है, 131 वेस्ट फिगर होगा यस, पता नहीं क्या है, जो भी है बॉल फेस, हाँ 131 बॉल फेस है इनकी, और 140 का स्ट्राइक रेट है निकोलस पूरन का। अगर हम बात कर रहे हैं नंबर 2 की, हम बाद में बात करेंगे, नंबर 3 करते हैं फिर से, निकोलस पूरन का नाम आता है। 5 इनिंग 5 मैचों की 176 रन, 67 हाईएस्ट, 35 का एवरेज, 124 बॉलें खेली, 141 का स्ट्राइक रेट था। इसमें उन्होंने 11 छक्के लगाए थे। तिलक वर्मा 5 मैचों की 5 इनिंग में 2 बार नॉट आउट रहे थे, 173 रन, 51 का हाईएस्ट स्कोर, 57 की एवरेज, 140 का स्ट्राइक रेट, 7 छक्के हैं इनके, 15 चौके हैं इनके। ब्रेंडन किंग, जिनकी मैं बात कर रहा था कि यार ये ऐसा ना हो कि हमें ही गुड़ी नीचे ले ले, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देख लेंगे इनको भी। किंग नाम रखने से किंग नहीं हो जाता, ये बात यार मैं अपने आप को बहुत बार बोलता हूँ। किंग तो विराट कोहली यार ग्रेट आदमी है, उसकी बात करेंगे अभी हम, उनकी भी बात करेंगे अभी हम, रिस्पेक्ट। 5 मैचों की 5 इनिंग में 1 बार नॉट आउट है, 173 रन है, 85 नॉट आउट का इनका ये स्कोर है, 130 का स्ट्राइक रेट है, 10 छक्के हैं, 14 चौके हैं। सूर्य कुमार यादव इंडियन कैप्टन, 5 मैचों की 4 इनिंग में 166 रन है, 166 रन है, 83 है हाईएस्ट स्कोर, 41 ऑलमोस्ट 41 एंड हाफ की एवरेज है, 41.5 की, 146.90 का स्ट्राइक रेट है, 250 प्लस है, 16 चौके 8 छक्के। अब बात करते हैं नंबर 2 की। और वैसे अगर हम बात करें तो ग्रेटेस्ट नंबर 3 एवर टू प्ले फॉर इंडिया इन T20 आईज और इन ODIs, विराट कोहली 3 मैचों की 3 इनिंग में 2 बार नॉट आउट रहे थे, 183 रन, 94 नॉट आउट हाईएस्ट, 183 की एवरेज, 96 का 96 बॉल फेस की थी, 190.62 ऑलमोस्ट 191 का स्ट्राइक रेट था, 13 छक्के थे, 12 चौके थे, और 250 प्लस थे। ये मैच, ये वो सीरीज है
जो 2019-20 की थी ना शायद, जिसमें विलियमसन को, सॉरी, केसरी विलियम्स को जो नोटबुक सेलिब्रेशन था हमारा, उसी में ये 94 थे। वेस्ट इंडीज ने 200 रन बना दिए थे और हमने वो चीज़ भी कर लिया था। विराट कोहली ने आखिरी बॉल पे छक्का मार के मैच खत्म किया था, या छक्का या चौका मार के कवर्स के ऊपर से लगाया था। वो मैच भाई क्या मैच था, एकदम पूरा एपिक। उसके बाद उस केसरी विलियम्स का करियर ही खत्म हो गया था। तो चलो अब हम बात करते हैं मेरी प्रेडिक्शंस की। बहुत बातें कर ली। प्रेडिक्शन यार मेरी ये कहती है, सबसे पहले दुआ है। दुआ क्या, सब कुछ है कि इंडिया ही जीतेगा ये मैच। इंडिया के टॉप ऑर्डर फाड़ के रख देगा वेस्ट इंडीज को, क्योंकि उनकी बॉलिंग थोड़ी सी कमज़ोर है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन ऐसा ना हो कि जिसको मैं ऐसा कहता हूँ ना कमज़ोर है, वो अगले मैच में हमें ही आगे धर लेता है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इंडिया के टॉप ऑर्डर, टॉप 4 में से कोई, मुझे लगता है कि 3 आज फाड़ के रख देंगे। सॉरी, कल के मैच में, आज के मैच में मान लो। चलो आप, मैं ये वीडियो आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे कहीं निकलना है, मैं पिछली वीडियो में बताया था आपको। तो वेस्ट इंडीज की बात करें तो भैया यार उनसे बच के रहना पड़ेगा। अगर उनका दिन हुआ ना, किसी एक दो का दिन भी हो, तो वो हमें उधेड़ के रख देंगे। शिमरन हेटमेयर अच्छे फॉर्म में है, रोमैन पावल भी ठीक ठाक रन बना दिए थे। और पिछले मैच में तो जेसन होल्डर और रोमेरियो शेफर्ड, भाई ऐसा ना हो कि रात को काले शक्तियाँ एक्टिवेट हो जाएं और फिर हमें दिक्कत कर दें। सो मेरी प्रेडिक्शन तो ये कहती है इंडिया में मैच जीत रहा है। बुमराह या फिर वरुण चक्रवर्ती में से कोई एक बंदा 2 दिन विकेट निकाल रहा है। अर्शदीप सिंह भी 1-2 विकेट निकाले यार भाई। अर्शदीप भाई को, हमारे सिंह साहब को उतना क्रेडिट मिलता नहीं है। प्लीज़ मैं कहता हूँ उनको और क्रेडिट दिया जाए, उनके बारे में और पोस्ट क्रिएट करी जाए। सो यार बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है वो हमारे लिए। वो अपना काम करके चले जाते हैं और बहुत यार एकदम बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं वो। सो अगर प्रेडिक्शन की बात करें उनकी तरफ से, बॉलिंग में यार हमें सावधान रहना पड़ेगा उदगेश मोती से। भाई जो मोती है ना, वो भाई बॉलिंग उसकी मैंने देखी 2-3 मैचेस में। मैंने स्पेशली वेस्ट इंडीज के मैच फॉलो इसीलिए किए थे, मैंने उसकी बॉलिंग ही देखी थी। बाद में मैच मैंने फॉलो नहीं किया उतना। और उसकी बॉलिंग है, वो 3-3, 2-2 विकेटें, 4 विकेटें ऐसे नहीं निकाल जाता यार। तो उससे बच के रहना पड़ेगा हमें यार भाई सच में। और अकील हुसैन भी इकोनॉमिकल रहता है, लेकिन वो विकेट भी निकाल जाता है कभी कभी, और बैटिंग भी कर लेता है यार वो। सो हमें बच के रहना पड़ेगा यार बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर हम सीधा है, मतलब क्या कहते हैं, टीम टू टीम, मैन बाय मैन कंपैरिजन करें ना, मैन टू मैन कंपैरिजन करें, तो इंडिया बहुत आगे यार। इंडिया जीत जाएगा ये मैच, बहुत आराम से ये मैच जीत जाएगा। जैसा कि मैंने कहा ही था कि बहुत आराम से तो नहीं हो सकता यार, जैसा भी हो, चाहे आखिरी बॉल पे हम फिनिश करें, चाहे आखिरी बॉल पे हम उनकी विकेट निकाल दें, जीतेंगे तो ये मैच हम ही और सेमीज में जाएंगे। और मोस्ट प्रोबेबली सेमीज में हमारा मैच होगा इंग्लैंड के साथ। सो जैसा कि मैंने कहा था, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, थोड़ी सी अलग भी हो सकती है। इसमें हम थोड़ी सी बातें भी की हैं, थोड़ी सी इधर उधर की बातें भी कर ली हैं। सो मुझे लगता है कि अब हमें ये वीडियो का एंड करना चाहिए। सो प्लीज़ गाइज, आप अपने सजेशन मुझे कमेंट में बताएं कि मुझे क्या चेंजेस करने चाहिए और क्या बेहतर कर सकता हूँ मैं। मुझे पता है कि मेरी आवाज़ अच्छे से नहीं आती। मैं कोशिश करूँगा कि मैं बैकग्राउंड नॉइज़ रिमूवर से इसकी जो है बैकग्राउंड नॉइज़ वो रिमूव कर दूँ, और ताकि मेरी आवाज़ थोड़ी सी एनहांस होकर आ सके। मैं कोशिश करूँगा, अगर हो गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो होगा सॉरी उसके लिए, आपको इनकन्वीनियंस के लिए। तो मैं, जैसे कि मैंने कहा, मैं चैप्टर्स भी डाल दूँगा, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक ज़रूर कर लेना। और प्लीज़ मुझे बताएं कि अपना चैनल का आपको नया लोगो और नया बैनर कैसा लगा। सो गाइस, स्टे ट्यून्ड। This is the cricket breakdown signing off. Thank you guys.